Good evening, everyone, and welcome to another exciting webinar from the YLA. I would like to start this webinar by giving a brief introduction about today's speaker, Indranil Brahma. Indranil Brahma has completed BE in Mechanical in the year 2001, teaching physics to the aspirants of pre-medical and pre-engineering for over 17 years. He is currently associated with reputed coaching institutes in Jaipur, Kota, and Delhi. He has taught thousands of students and guided them to achieve their academic goals. Presently, he is also running his own coaching name, Progressive, in Jaipur. We're just starting the webinar now, and if anyone has any questions, they can ask it at the end of the webinar or can type the question in the chat window. Now I request Sir to start the webinar. हेलो स्टूडेंट्स, वाइलिप एप्लीकेशन के इस प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत है। आज हम नीट एग्जामिनेशन प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम इंद्रनील ब्रह्मा है। फॉर ओवर लास्ट 17 इयर्स मैं स्टूडेंट्स को फिजिक्स पढ़ाता हूँ। स्टूडेंट्स जो कि एस्पिरेंट्स हैं प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग एग्जामिनेशंस के लिए। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स में से लगभग 900 स्टूडेंट्स आज के डेट में डॉक्टर बन चुके हैं या मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस स्टडी परस्यू कर रहे हैं। वेल स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात है, जैसे मैंने कहा आपको कि वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नीट प्रिपरेशन। नीट प्रिपरेशन या नीट एग्जामिनेशन के 2 दिन पहले या जब आप नीट एग्जाम फाइनली अटेम्प्ट करने जाएंगे, जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा रहेगा, ये डिपेंड करता है कि आपका प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कैसा रहा थ्रू आउट द ईयर एंड मोर इम्पोर्टेंटली लास्ट के 45 डेज या 30 डेज टाइम ड्यूरेशन में। लास्ट के 45 डेज या 30 डेज का टाइम ड्यूरेशन प्रिपरेशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो किस तरीके से हमें लास्ट फ्यू वीक्स में नीट प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन और जनरलाइज करना है, उसी के बारे में आज का सेशन है। आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले लेट मी स्टार्ट विद प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एट प्रेजेंट, या कह सकते हो कि एग्जाम से 30 डेज या 45 डेज पहले रूटीन या शेड्यूलिंग कैसा है। सीधी सी बात है कि पर डे व्हाट टाइम यू आर स्टडीइंग, मतलब कितने टाइम आप पढ़ रहे हैं। व्हाट इज सजेस्ट यू कि मिनिमम 1 मंथ पहले या 45 डेज पहले मिनिमम स्टडी आवर्स जो है वो 6 आवर्स पर डे होनी चाहिए। आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, आप चाहो तो 9 आवर्स का स्टडी पर डे आप मैनेज कर सकते हैं। अब इन दोनों का बीच का एक वैल्यू हम लेते हैं। मान के चलिए कोई स्टूडेंट पर डे
7.5 आवर पढ़ सकता है। नाउ ऐसा नहीं है कि आप ये जो 7.5 आवर है कंटिन्यूअसली पढ़ाई करें या 2 पार्ट में डिवाइड करके उसकी पढ़ाई करें। सबसे पहली बात स्टूडेंट्स ऐसा है कि देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 3 सब्जेक्ट में कोई एक सब्जेक्ट आपके लिए स्ट्रॉन्ग हो सकता है, किसी एक में आप कंपैरेटिवली वीक भी हो सकते हो। बट व्हाट आई एडवाइज कि जो भी पर डे आपका स्टडी आवर्स है उसे आप 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। 7.5 आवर अगर आप स्टडी पर डे आपका शेड्यूल में है, आप पढ़ सकते हैं कंफर्टेबली। तो इन सच केस फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी इन तीनों को इंडिविजुअली 2.5 आवर असाइन करें। बिकॉज मैं फिजिक्स का टीचर हूं तो फिजिक्स प्रिपरेशन के बारे में आपको अच्छी तरीके से बता पाऊंगा। जहां तक फिजिक्स की बात है स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हो कि ये सब्जेक्ट जो है इसमें आपको ज्यादा डिमांड प्रैक्टिस की है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप स्पीड और एक्यूरेसी पा सकते हैं। तो मैं सजेस्ट करता हूं कि फिजिक्स के लिए अगर आपने 200 आवर है आपको पढ़ने के लिए, उसमें से 1 आवर यानी टोटल टाइम जितना आप पढ़ोगे एक सब्जेक्ट को आप असाइन करोगे, उसका लगभग 40% ऑफ द टाइम आप थ्योरेटिकल स्टडी में यूटिलाइज कीजिए। रेस्ट ऑफ द टाइम यानी ऑलमोस्ट 60% ऑफ द टाइम आप प्रैक्टिस यानी क्वेश्चन सॉल्विंग में इन्वॉल्व रहिए। फिजिक्स के लिए आप सभी जानते हो कि जितना हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अपने कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। फिजिक्स में कभी ये मत करना कि हम किसी क्वेश्चन बैंक को देखें, उसमें 30, 40, 50 क्वेश्चन हैं, हम उसे सॉल्व करने से पहले यूजुअली स्टूडेंट्स सोचते हैं कि अरे इस चैप्टर का तो थ्योरी प्रॉपर्ली इट इज नॉट क्लियर टू अस। थ्योरी को हम बार बार पढ़ते हैं, उसके फॉर्मूले को हम बार बार पढ़ते हैं, 1 स्लॉट, 2nd स्लॉट, 3rd स्लॉट, 3-4 बार हमने पढ़ा, फिर हमने क्वेश्चन बैंक को ट्राई किया है। दिस इज नॉट द वे। आप एक बार सारे फॉर्मूले पढ़िए, सारे फॉर्मूले को आप रिटन प्रैक्टिस जरूर करें, फिर आप क्वेश्चन बैंक को ट्राई करें। आप देखेंगे सपोज कीजिए क्वेश्चन बैंक में 20 क्वेश्चन है, एक पर्टिकुलर चैप्टर आपने डिसाइड किया कि आज मुझे कैपेसिटर का चैप्टर पढ़ना है और आपने फॉर्मूला पढ़ लिया, उन्हें मेमोराइज भी कर लिया, आपने 2-3 बार नोटबुक में उसको लिख कर रिटन प्रैक्टिस भी कर लिया है, फिर आपने क्वेश्चन बैंक ट्राई किया है। तो हो सकता है कि 30 क्वेश्चन में से आप 20 क्वेश्चन सॉल्व कर पाए और 10 क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाए। तो तरीका यह है स्टूडेंट्स कि जिन 10 क्वेश्चन को आप नहीं कर पाए, उन 10 क्वेश्चन के लिए यू गो बैक टू द थ्योरी। आप एक बार रेफर कीजिए और उन क्वेश्चन को फिर एक बार ट्राई कीजिए। थ्योरी को बार बार पढ़ना कोई सॉल्यूशन नहीं है और टाइम लिमिटेड है। अगर आप 9 आवर्स पर डे भी असाइन करते हो स्टडीज के लिए, तो भी आप सोच कर देखिए हर सब्जेक्ट के लिए आपको 3 आवर्स मिले हैं, लगभग 1 आवर या 1.5 आवर आपको एक पर्टिकुलर चैप्टर का थ्योरी पढ़ने के लिए मिलता है। तो उस टाइम को आप प्रॉपर्ली स्ट्रेटेजिकली आपको यूटिलाइज करना है। पूरे दिन आपको नहीं मिलेगा एक पर्टिकुलर चैप्टर का थ्योरी पढ़ने के लिए। तो किस तरीके से आप थ्योरी पढ़ेंगे किसी पर्टिकुलर चैप्टर का, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, आप सबसे पहले बेसिक डेफिनेशंस, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो जो बेसिक फॉर्मूले का रिक्वायरमेंट है उन्हें आप पढ़ेंगे, उन्हें आप 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करेंगे। रिटन प्रैक्टिस के लिए मैं हमेशा सजेस्ट इसलिए करता हूं क्योंकि इसका भी एक इंपॉर्टेंस है। एग्जाम हॉल में जब आप पर प्रेशर ज्यादा होगा, आपका टेंशन का लेवल थोड़ा कंपैरेटिवली ज्यादा होगा, उस समय इजी फॉर्मूले भी आप ढूंढने के चांसेस रखते हो। एग्जांपल मान के चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि कैपेसिटर 2 माइक्रोफैराड, इट हैज बीन चार्ज्ड अप टू अ वोल्टेज ऑफ 200 वोल्ट, व्हाट इज चार्ज्ड इन द कैपेसिटर और टू व्हाट एक्सटेंट इट हैज बीन चार्ज्ड, व्हाट इज फाइनल चार्ज ऑन द कैपेसिटर। हम सभी जानते हैं इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। हम सभी जानते हैं कि इसके लिए फॉर्मूला भी यूज करना पड़ेगा Q is equal to C into V।
बट एग्जाम हॉल में कहीं ना कहीं आपको याद आ सकता है Q इज इक्वल टू C इंटू V है या Q इज इक्वल टू C अपॉन V है। तो जब आप 2 बार 3 बार रिटन प्रैक्टिस करोगे तो ये मिस्टेक आप नहीं करोगे, तुरंत आप रिकॉल कर सकते हो। इट इज नॉट Q इज इक्वल टू C अपॉन V, इन फैक्ट इट इज Q इज इक्वल टू C इंटू V। तो इस तरीके से जैसे मैंने कहा, थ्योरी के लिए आपको एक पर्टिकुलर टाइम मिलेगा, आप सारे फॉर्मूले आपने पढ़ लिए, रिटन प्रैक्टिस कर लिया, फिर आप क्वेश्चन बैंक पे आइए, प्रैक्टिस सेशन आपका चालू हो गया। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाए उन क्वेश्चंस को आप दोबारा थ्योरी एक बार पढ़ के फॉर्मूला को रिवाइज करके फिर से आप ट्राई करेंगे। सो दिस इज द करेक्ट स्ट्रेटजी। और हमेशा याद रखिएगा, एक दिन में आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, हर सब्जेक्ट को आपको इक्वल वेटेज देने हैं। हो सकता है कि इनमें से कोई सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, कोई सब्जेक्ट आपका कंपैरेटिवली वीक है। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे जो आपको बताना था। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कशन पे आते हैं कि फिजिक्स सिलेबस के बारे में, नीट फिजिक्स, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। नीट फिजिक्स यानी नीट के एग्जामिनेशन में बेसिकली जो फिजिक्स क्वेश्चन होता है, उस फिजिक्स क्वेश्चन को कैसे फ्रेम किया जाता है, या अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर को स्टडी करो, इन दैट केस आपको क्लियरली दिख जाएगा कि क्वेश्चन रैंडमली हर चैप्टर में से लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, एक पर्टिकुलर चैप्टर से कम क्वेश्चन आए हैं, पूरे सिलेबस में से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब मैं आपको बेसिकली फिजिक्स पेपर का स्ट्रेटेजी बताता हूं। क्लास 11 का टॉपिक्स आपको मालूम है, क्लास 12 के टॉपिक्स आपको मालूम है। अब मैं आपको क्वेश्चन का डिवीजन बताता हूं। क्लास 11 के जितने टॉपिक्स हैं उसे हम बेसिकली 4 टुकड़ों में डिवाइड करते हैं। वी डिवाइड देम इनटू 4 पार्ट्स। कैसे पार्ट्स देखिए, फर्स्ट इज स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर दैट इज यूनिट एंड डायमेंशन अप टू ग्रेविटेशन। यानी कह सकते हो आप, सर ये तो फर्स्ट बुक है एनसीईआरटी का, बिल्कुल सही है। सेकेंड पार्ट इज एक छोटा सा पार्ट है स्टूडेंट्स, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी से लेकर, या इलास्टिसिटी और फ्लूइड्स को इस कैटेगरी में हम रखते हैं। थर्ड पार्ट है जिसमें 3 चैप्टर्स होते हैं, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मोडायनामिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो इसे हम लिखते हैं हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। फोर्थ पार्ट इज ऑसिलेशन, जिसमें हम पढ़ते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स बेसिक्स। तो ये हो गए 4 पार्ट्स। प्रीवियस कुछ सालों के क्वेश्चन को आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर को आप स्टडी करेंगे तो ये कंक्लूजन आता है कि क्लास 11 में से आपको 45 में से यू विल गेट 22 क्वेश्चंस। और चैप्टर वाइज इसका बाइफर्केशन कैसे होता है देखिए स्टूडेंट्स। फर्स्ट जो यूनिट मैंने बताया दैट इज फ्रॉम यूनिट एंड डायमेंशन अप टू ग्रेविटेशन, 11 क्वेश्चन आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस। इलास्टिसिटी एंड फ्लूइड्स, इसमें से यू कैन एक्सपेक्ट 3 क्वेश्चंस। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, ऑसिलेशन वेव्स, ये दोनों मिला के लगभग 9 क्वेश्चंस बनते हैं या आते हैं। हो सकता है कि हीट में से आपको 4 क्वेश्चन मिले और ऑसिलेशन वेव्स से आपको 5 क्वेश्चन मिले, या इन दोनों का इंटरचेंज भी हो सकता है। सो दिस इज द बेसिक पैटर्न। क्लास 12 के सिलेबस की बात करें स्टूडेंट्स, तो याद कीजिए क्लास 12 के एनसीईआरटी का फर्स्ट बुक में क्या क्या है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स up to electromagnetic wave after alternating current chapter. Next is ray and wave optics, and finally we have 4 chapters as a combination. We call them modern physics, dual nature of radiation, atoms, nuclei जिसके अंदर हम रेडियोएक्टिविटी पढ़ते हैं, and सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसे ओवरऑल हम कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स। पेपर्स को जैसे मैंने कहा एनालाइज करेंगे तो आपको मिलेगा क्लास 12 में से सिलेबस में से
you will get 23 क्वेश्चन आउट ऑफ 45। अब किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आते हैं देखिए स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स अप टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव probably you will get 10 questions। From modern physics 8 to 9 questions, टोटल हो गया 19, बाकी 4 या 5 क्वेश्चन बचेंगे, तो 5 क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट करेंगे ऑप्टिक्स से। हो सकता है कि इसमें ये 11 हो जाए, ये मान के चलिए एक कम हो गया, 4 हो गया। मॉडर्न फिजिक्स में यूजुअली 8 या 9 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। तो ये बेसिकली पेपर का देखिए पैटर्न है। आपको अगर आप चैप्टर वाइज प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आपको अगर ये जानने की आप कोशिश करोगे कि इन विच चैप्टर, फ्रॉम विच चैप्टर, विच पार्ट, व्हाट क्वेश्चंस, हाउ मेनी क्वेश्चंस आर एक्सपेक्टेड टू कम, तो ये क्लियर कट व्यू है। क्लास 12 के सिलेबस में से 23 क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट, क्लास 11 के सिलेबस में से 22 क्वेश्चंस, और इस तरीके से जैसे मैंने बताया आप प्रीवियस 5 इयर्स का पेपर देखिए, प्रीवियस 10 इयर्स का पेपर देखिए, उसमें कुछ इसी तरीके का पेपर का पैटर्न आपको मिलेगा। वेल स्टूडेंट्स, देखिए चैप्टर का बाइफर्केशन तो मैंने आपको बता दिया फिजिक्स के लिए। नेक्स्ट हम ये बताना चाहेंगे कि लास्ट 45 डेज में या लास्ट 30 डेज में आप रिवाइज करोगे, रिवीजन का क्या मीनिंग है। सो रिवीजन का स्ट्रेटेजी क्या है। आपने 7 डेज का प्लान बनाया और 7 डेज में आपने ये प्लान किया कि मुझे 7 चैप्टर्स फिजिक्स के कंप्लीट करने हैं। तो जब आपको 7 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं स्टूडेंट्स, सीरियसली आप मत करना। मतलब आपने फर्स्ट चैप्टर पिक कर लिया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, नेक्स्ट इज कैपेसिटेंस, नेक्स्ट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, नेक्स्ट इज मैग्नेटिज्म, जो कि एनसीईआरटी का हायरार्की है। या आपने क्लास 11 का कोई टॉपिक उठा लिया, मान के चलिए यूनिट एंड डायमेंशन से आपने स्टार्ट कर लिया है, उसके बाद आप आ गए मोशन 1 डायमेंशन, उसके बाद मोशन इन ए प्लेन, उसके बाद लॉज ऑफ मोशन, इस तरीके से। इससे क्या होगा, आप पहली बात तो थोड़ा सा मोनोटोनस बन जाएंगे। बट मेरा सजेशन ये है कि अगर आपने 7 चैप्टर्स रिवाइज करना है 7 दिनों में, तो व्हाट आई सजेस्ट यू कि क्लास 11 में से आपने पिक कर लिया लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन आपने पिक कर लिया, फिर नेक्स्ट डे आपने पढ़ लिया, मान के चलिए कैपेसिटी, नेक्स्ट डे आपने पढ़ लिया, मान के चलिए केटी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, नेक्स्ट डे आपने पढ़ लिया, मान के चलिए एसएच। तो इस तरीके से चैप्टर्स को आपको रैंडमली पिक करना है। अब रिवीजन मतलब क्या है बेसिकली, आपको कब पता चलेगा कि यस आई एम रेडी टू टेक द फाइनल एग्जाम, माय रिवीजन इज ओवर, व्हाट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर योर रिवीजन। देखिए आपने डिसाइड किया कि हमें एक दिन में लॉज ऑफ मोशन को रिवाइज करना है। लॉज ऑफ मोशन एक ऐसा चैप्टर है स्टूडेंट्स जिसमें हम खूब सारे क्वेश्चन करते हैं क्लास 11 में, बट रिवीजन के टाइम में आप 1000 क्वेश्चन तो करेंगे नहीं। आपके पास रिवीजन के लिए एक पर्टिकुलर टाइम है, मान कर चलिए आपने फिजिक्स को 3 घंटे आपको पढ़ने हैं, 1 घंटे में आपको सारे फॉर्मूले रिवाइज करने हैं, सारी थ्योरी रिवाइज करना है, और 2 घंटे मान कर चलिए आपको प्रैक्टिस के लिए मिला है। तो 2 घंटे में आपको कितने क्वेश्चन करना चाहिए, मान के चलिए 60 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन, 70-80 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कौन से क्वेश्चन हम सॉल्व करें। तो मेरा सजेशन ये है कि स्टेज पर हमेशा आप चैप्टर वाइज देखिए, एक ऑथेंटिक बुक आपके पास होनी चाहिए जो कि चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर पेपर है। बुक ऑथेंटिक होनी चाहिए क्योंकि कई सारे मार्केट में बहुत सारे बुक्स हैं, लेकिन कई सालों में किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर गलत है, मान के चलिए उसका सॉल्यूशन गलत है। आई सजेस्ट यू कि वाइली पब्लिकेशन का ऐसा ही एक बुक है कि नीट चैप्टर वाइज सॉल्यूशन
ईयर 1998 से लेकर 2019 तक मोस्ट अपडेटेड जो है ये बुक आप अपने पास रखिएगा। आपके नियरेस्ट जो बुक शॉप है उससे आप परचेज कर सकते हैं या ऑनलाइन किंडल पर प्लेटफॉर्म में ये बुक आप अवेल कर सकते हो। लास्ट 30 डेज के प्रिपरेशन के लिए वाइली का और एक बुक है जिसको मैं सजेस्ट कर सकता हूं, वो है वाइली के लिए लास्ट 30 डेज का एक रिवीजन प्रिपरेशन बुक। स्टूडेंट्स, इस स्टेज पर आप किसी एक चैप्टर में थाउजेंड्स या 500 क्वेश्चंस नहीं कर सकते हो। तो रिवीजन का मतलब आप एक चैप्टर को रिवाइज कर चुके हो, तो कैसे आपको पता चलेगा? क्या मैंने कहा कि क्या आपको सारे फॉर्मूले पता है? क्या आपने एनसीईआरटी को एक बार देखा है कि उस चैप्टर में क्या क्या लिखा हुआ है? और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको कहूं कि एनसीईआरटी के पेजेस को आप पढ़िए। किसी एक चैप्टर में ब्लू बॉक्स के अंदर कुछ थ्योरी लिखे होते हैं, उसको आप जरूर एक बार पढ़िए, उसमें अंडरलाइन करके रखिए कि इसमें से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। इस पर आप ध्यान जरूर दीजिएगा। सिर्फ चैप्टर का रिवीजन इज ओवर। आपको कैसे पता चलेगा कि आप सारे फॉर्मूले जानते हो, आपने सारे फॉर्मूले मेमोराइज कर लिया है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए रिक्वायर्ड है, आपने उनके रिटन प्रैक्टिस भी कर लिया है और प्रीवियस ईयर पेपर के आपने उस चैप्टर के 40-50 एवरेज में क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया है। दैट्स ऑल। इससे ज्यादा आपके पास टाइम नहीं है और यही रिवीजन के लिए काफी है। जैसे मैंने पहले भी कहा स्टूडेंट्स कि कभी भी किसी चैप्टर को एक्सरसाइज ट्राई करने के लिए बार बार थ्योरी आप नहीं पढ़ेंगे। थ्योरी आप पढ़ेंगे क्या? फिजिक्स में खास करके फॉर्मूले बस, और उसको आप 2-3 बार लिखकर प्रैक्टिस करेंगे, दैट इज इनफ। नेक्स्ट जो मैं आपको बताना चाहूंगा अबाउट कॉमन मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करना है। देखिए, फिर मैं आपको एग्जांपल दूंगा कुछ कॉमन मिस्टेक्स का। अब इसके लिए मैं फिजिक्स के कुछ लाइवली एग्जांपल आपके सामने पेश करता हूं। सबसे पहले स्टूडेंट जो मोस्टली मिस्टेक करते हैं वो है, फर्स्ट एग्जांपल मेरा है यूनिट ऑफ ओमेगा। ऑलराइट, ये बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है कि किसी रिजिड बॉडी का एक रिजिड बॉडी है स्टूडेंट्स, जो कि सपोज कीजिए इट इज इनिशियली रोटेटिंग विथ ओमेगा इक्वल्स टू गिवन है 120 आरपीएम, और इस रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सपोज कीजिए 1.5 kg मीटर स्क्वायर है। अब इस पर एक रिटार्डिंग टॉर्क हम अप्लाई करते हैं। रिटार्डिंग टॉर्क इज कांस्टेंट एंड द टॉर्क इज पाई न्यूटन इनटू मीटर, ये गिवन है। नाउ द क्वेश्चन इज कि व्हाट विल बी एंगुलर रिटार्डेशन, या कह सकते हो कि व्हाट विल बी, क्वेश्चन ये हो सकता है कि कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन जो है कि आफ्टर व्हाट टाइम द बॉडी विल स्टॉप। तो स्टूडेंट्स देखिए, अप्रोच ही है कि रिटार्डिंग टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे आप इनको डिवाइड करोगे यू विल गेट एंगुलर रिटार्डेशन। एंगुलर रिटार्डेशन इज टॉर्क अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये आपको मिल जाएगा। टॉर्क अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज पाई अपॉन 1.5। नेक्स्ट इज आफ्टर व्हाट टाइम इट विल स्टॉप। तो आप यूज करोगे काइनेमेटिकल इक्वेशन की ओमेगा फाइनल इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इनटू टाइम टू स्टॉप। ऑलराइट, तो यहां पे आप पुट करेंगे दिस इज 0 इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। अगर गलती से आपने 120 लिख लिया, यहाँ पे अल्फा का वैल्यू आपने लिख लिया कि बिकॉज रिटार्डेशन माइनस 1.5 इनटू द कंसर्न टाइम इन सेकंड। आप चाहते हो कि टाइम आपको सेकंड में मिले, आपने इसका यूनिट बिल्कुल परफेक्ट लिया है, क्योंकि देखिए ये भी ऐसा यूनिट है और ये भी ऐसा यूनिट है, लेकिन ये जो यूनिट है स्टूडेंट्स यूजुअली गलत पुट करते हैं। अगर आपने इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश किया तो आपका आंसर गलत आएगा।
तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि सबसे पहले आप इस ओमेगा को प्रॉपर यूनिट में कन्वर्ट कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स की 120 आरपीएम है, आप सभी जानते हो इसका मतलब है रेवोल्यूशन पर मिनट। तो इसको आपको कन्वर्ट करना है कि 120 रेवोल्यूशन मतलब 2 पाई रेडियन और मिनट मतलब 60 सेकेंड। तो यहाँ से आपको मिल जाता है कि दिस इज 4 पाई SI यूनिट दैट इज रेडियन पर सेकेंड। अगर 4 पाई आप यहाँ पे पुट करेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। So this is one example. Another example I should take. मेरा कहने का ये मतलब है कि आप यूनिट्स पे हमेशा ध्यान देंगे। Another example बहुत कॉमनली है बच्चों कि देखिए हीट एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्शन। ये क्वेश्चन आपने कई बार देखा होगा। वाटर इज फॉलिंग थ्रू 100 मीटर हाइट। If the potential energy is converted to heat energy, that means it is utilized to increase its temperature, what will be rise in temperature? तो इस एग्जाम्पल में हम कहेंगे कि water is falling through height, तो हम कहेंगे mgh is the potential energy lost, and that should be equated to m into s into delta theta. All right. mgh पोटेंशियल एनर्जी, इसका यूनिट क्या है? जूल है। इसका मतलब है कि मास जो है स्टूडेंट्स, इसे आपने केजी में एज्यूम किया है। मास से मास तो कट गया, तो ये जो मास है यहाँ पे ये भी आपने केजी में ही लिया है। स्टूडेंट्स यूजुअली क्या करते हैं कि इसका जो वैल्यू है दैट इज स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, इसे लिख के आ जाते हैं 1 यूनिट, जो कि एब्सोल्युटली गलत है। 1 यूनिट तो है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन यहां पर आपने मास क्या लिया है? केजी में। तो यहां पर जो इसका वैल्यू है वो क्या पुट करना पड़ेगा कि हाउ मेनी जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, और वो वैल्यू आपको पुट करना पड़ेगा 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। तो ये बहुत ही कॉमनली मेड मिस्टेक है, तो इस पर आप जरूर ध्यान दीजिएगा। और कुछ मिस्टेक्स के बारे में आपको मैं बताता हूं कि जब आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे डेंसिटी ऑफ वाटर का रिक्वायरमेंट है, आप तुरंत उसको 1 लिख के चले जाते हो, जो कि गलत है। आपको ऐसा यूनिट पुट करना है तो आपको लिखना पड़ेगा इट इज 1000 kg पर मीटर क्यूब, तब जाके आप क्वेश्चन का सही जवाब असाइनमेंट में पा सकते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स देखिए कुछ यूनिट्स पे आपको ध्यान देना है, कॉमन मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करना है जरूर। ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके सामने पेश किया है। फिर मैं आपको बताता हूं कि जो एग्जाम स्ट्रेटेजी है, मान के चलिए एग्जाम स्ट्रेटेजी यानी टाइम मैनेजमेंट, इसे आप कैसे मैनेज करेंगे, या कह सकते हो कि एग्जाम स्ट्रेटेजी इसे आप कैसे मैनेज करेंगे, यानी एग्जाम का स्पीड, रियल लाइफ सिचुएशन आप कैसे लाएंगे। तो व्हाट आई सजेस्ट यू स्टूडेंट्स, देखिए कि आप जो है वो अभी तो आप मान के चलिए चैप्टर वाइज प्रैक्टिस किए जा रहे हैं। एग्जाम से कम 15 दिन या 10 दिन पहले का जो सिचुएशन है उसमें आप क्या करेंगे, टाइम बाउंड प्रैक्टिस जरूर करें। टाइम बाउंड प्रैक्टिस, टाइम बाउंड प्रैक्टिस जैसे आपने 1 आवर का टाइम असाइन किया है, उसमें आपने डिसाइड कर लिया कि इसमें मुझे 40 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, फिजिक्स के क्वेश्चंस। फिर आप अपना एक्यूरेसी चेक कीजिए और इस प्रैक्टिस को बार बार दोहराएं। एक सेट ऑफ क्वेश्चन आप ले लीजिए, आपको 40 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 1 आवर आप टाइम रेस्ट्रिक्टेड रखिए, राइट। ऐसा नहीं कि आपको सफिशिएंट टाइम है, आप 2 घंटे बैठ के 40 क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, दिस इज नॉट द वे। फिर आप क्या करेंगे, एग्जाम से थोड़े दिनों पहले आप बिल्कुल 3 आवर्स का टाइम सेट करेंगे और इसमें कंप्लीट पेपर ट्राई करेंगे, कंप्लीट पेपर आप सॉल्व करेंगे। तो इससे क्या होगा, आपका स्पीड और एक्यूरेसी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। इसी प्रैक्टिस को 4 बार, 5 बार, 10 बार, जितनी बार हो सके आप इसको दोहराएंगे। नेक्स्ट,
फिजिक्स के बारे में मैं आपको कुछ और चीजें बताना चाहूंगा नीट फिजिक्स के बारे में। जैसे मैंने आपको चैप्टर का बाइफर्केशन यानी मार्किंग स्कीम के बारे में बताया स्टूडेंट्स कि देखिए यूनिट एंड डायमेंशन से ग्रेविटेशन तक लगभग आपको 11 क्वेश्चन मिलेंगे। इलास्टिसिटी एंड फ्लूइड मैकेनिक्स इस पार्ट में से आपको लगभग 3 क्वेश्चन मिलेंगे। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स से इतने क्वेश्चन मिलेंगे। मॉडर्न फिजिक्स से आपको इतने क्वेश्चंस मिलेंगे। अब होता क्या है, जैसे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, हम खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि 11th के स्टार्टिंग में हम उसे पढ़ते हैं। ठीक उसी तरीके से जब हम क्लास 12 में आते हैं तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कैपेसिटर के क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के वेरियस सर्किट्स, पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन, बहुत सारे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं। बट ऐसा नहीं है कि कंप्लीट पेपर उन्हीं से पूछे जाएंगे जिसको आपने ज्यादा प्रैक्टिस किया है। कुछ टॉपिक्स जो यूजुअली स्टूडेंट्स अवॉइड करते हैं या कहते हैं कि ये हम छोड़ रहे हैं, इसे हम नहीं पढ़ेंगे, लेट अस लीव दैट टॉपिक, लेट अस कंसंट्रेट फोकस ऑन द कोर टॉपिक। वैसे तो स्टूडेंट्स देखिए पेपर का स्टैंडर्ड मैं आपको बताता हूं, आउट ऑफ 45 क्वेश्चंस जो है 45 क्वेश्चंस में जो 35 क्वेश्चंस वो आपको इजी टू मॉडरेट लेवल आपको मिलेंगे। इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन को आप टैकल कैसे करेंगे? अगर आपने सारे फॉर्मूले आपके पास आप मेमोराइज्ड है, आपने जैसे मैंने कहा रिटन प्रैक्टिस आपने किया है और आपने प्रीवियस ईयर्स के पेपर को कंसेप्चुअली समझकर आपने सॉल्व किया है, तो 35 क्वेश्चन यू कैन इजीली क्रैक आउट ऑफ 45। 6 to 7 questions I can say they are conceptual. 6 to 7 question you will get conceptual, जिसे थोड़ा सोच कर आपको करना पड़ेगा। वो तभी सोच आपकी डेवलप होगी जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हो, आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से कंसेप्चुअली समझकर प्रैक्टिस किया है, तब जाके इन क्वेश्चंस को आप क्रैक कर सकते हो। 2 से 3 क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स जो कि जिसे हम कहते हैं टफ क्वेश्चन। वैसे स्टूडेंट्स टफ क्वेश्चन भी कर देते हैं। टफ मतलब ऐसा नहीं है कि दैट इज आउट ऑफ सिलेबस, मल्टी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। एडवांस थिंकिंग मतलब आप इंटेलेक्चुअली किस तरीके से आप सोचते हैं, आपका जो लॉजिकल एनालिसिस कैसा है। अगर आपका लॉजिकल एनालिसिस बिल्कुल सही है तो टफ क्वेश्चन को भी आप क्रैक कर सकते हो। बट सबसे कंफर्ट जोन है, सबसे इजी है, सबसे पहले तो हमें इन 35 क्वेश्चन में हमें ग्रिप में रखना पड़ेगा। ये 35 क्वेश्चन को ग्रिप में रखना बहुत इजी बात है। यकीन मानिए सारे फॉर्मूले आपको याद है कि नहीं, ये कहने से नहीं चलेगा कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट या रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ये हमने छोड़ दिया, हमने पढ़ा नहीं। जेनर डायोड एट रिवर्स बायस कंडीशन, जेनर डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर, ये हमने पढ़ा नहीं, हमने छोड़ दिया। ऐसे करने से नहीं चलेगा। मैं मानता हूं आपने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के काफी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, आपने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बायोट-सावर्ट्स लॉ के काफी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं। मॉडर्न फिजिक्स के आपने क्वेश्चन बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं किए, लेकिन भूलिए मत मॉडर्न फिजिक्स में से आपको 9 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। सो इट्स ए बिग चैप्टर, आई मीन टू से स्कोरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट बहुत ही कम हार्ड वर्क डिमांड करता है। मॉडर्न फिजिक्स के 9 क्वेश्चन और इधर देखिए आप मैकेनिक्स कंप्लीट जो मैकेनिक्स है उसमें 11 क्वेश्चन। नाउ यू कैन कंपेयर। मॉडर्न फिजिक्स बहुत इजीली आप पढ़ सकते हो, उसके क्वेश्चन बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। क्या क्या है उसमें? डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन में आप डी ब्रॉय, वेवलेंथ, आप फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे, आप क्वांटम जंप पढ़ेंगे एटम्स वाले चैप्टर में, रेडियो एक्टिविटी के बेसिक क्वेश्चन, हाफ लाइफ, मीन लाइफ के क्वेश्चन आप डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर में आपको जो कॉमन लियास क्वेश्चन होता है कि ट्रांजिस्टर कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, तो इन क्वेश्चंस को आपको साइड में नहीं रखना है, आपको जरूर करना है। चाहे आप बायोट-सावर्ट्स लॉ के हजारों क्वेश्चन ना प्रैक्टिस करके उसको 200 कर लीजिए, लेकिन इन क्वेश्चंस को आप छोड़िए मत। हर टॉपिक आपको टच में रखना है, कम से कम उसका बेसिक फॉर्मूला, उसके बेसिक कुछ इजी क्वेश्चंस आपको
जरूर याद रखना है। टेक एन एग्जांपल, सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर में हम खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, बट उस चैप्टर के लास्ट लैप में जब हमें डैम्प्ड ऑसिलेशन और फोर्स्ड ऑसिलेशन दिखता है, हम कहते हैं कि ये हमारी बस की बात नहीं है, वी शुड लीव दिस पार्ट। बट क्वेश्चन क्या आते हैं, बहुत इजी लेवल के। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि डैम्प्ड ऑसिलेशन और फोर्स्ड ऑसिलेशन जब आप एसएचएम पढ़ रहे हैं, एसएचएम के खूब सारे क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस किए हैं, तो आप डैम्प्ड ऑसिलेशन और फोर्स्ड ऑसिलेशन के बेसिक फार्मूला कम से कम याद रखिए। आपने ऑप्टिक्स में खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, आपने लेंस, रिफ्रैक्शन, मिरर, कर्व मिरर रिफ्लेक्शन के खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, लेकिन आपने एक छोटा सा पार्ट छोड़ दिया कि रिजॉल्विंग पावर। आपने वेव ऑप्टिक्स पढ़ लिया, लेकिन आपने पोलराइजेशन का पार्ट ये हम छोड़ रहे हैं, इसी से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, दीज आर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको कोई भी टॉपिक ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, ये मेरा एडवाइस है, ये मेरा सजेशन है। तो जैसे मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स के लिए, ओवरऑल 45 क्वेश्चंस में 35 क्वेश्चन को ग्रिप में लाना बहुत इजी है। क्यों, कैसे लाएंगे, मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ, रिकॉल करता हूँ। देखिए, आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, हर चैप्टर का हर कंसर्न फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। जहां थ्योरेटिकल पार्ट है, आप उस थ्योरेटिकल पार्ट के 4-5 लाइन जरूर पढ़िए, जो क्वेश्चन बन सकता है। जितने भी फॉर्मूले हैं, सभी फॉर्मूले को आप जरूर लिखेंगे, लिखकर प्रैक्टिस करेंगे और याद रखेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर को आप सॉल्व करेंगे। अगर आपने फॉर्मूला, रिटन प्रैक्टिस ऑफ फॉर्मूला एंड प्रीवियस ईयर पेपर आपने प्रॉपरली सॉल्व किया है, तो 35 क्वेश्चन आपके ग्रिप में है। अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर को कंसेप्चुअली समझकर सॉल्व किया है, तो बाकी 6-7 क्वेश्चन भी आपके ग्रिप में है। और अगर आपने खूब सारा मेहनत किया और खूब सारे प्रैक्टिस करने के बाद आपके लॉजिकल एनालिसिस स्किल डेवलप हो चुका है, तो टफ क्वेश्चन भी आप क्रैक कर सकते हैं। टफ मतलब ऐसा नहीं है कि दैट इज आउट ऑफ सिलेबस, ये लॉजिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं। वेल स्टूडेंट, जैसे मैंने कहा कि देखिए, एग्जाम टेम्परामेंट यानी टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट के जो 10 या 15 दिन जब आपके पास बचेंगे, तब अपने प्रिपरेशन को, अपने प्रैक्टिस को हमेशा आप क्या करेंगे, हमेशा टाइम बाउंडेड रखेंगे। अगर आपने फिजिक्स के 40 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं, आप 1 आवर का टाइम रखेंगे। अगर आप मानिए फुल पेपर सॉल्व करना चाहते हैं, तो उस पेपर को लेके ना तो 20 में उठ जाइए और ना ही आप उस पेपर को 4-5 घंटे में सॉल्व कीजिए। आप एग्जैक्टली 3 आवर्स रिस्ट्रिक्टेड रखिए और उन 3 आवर्स में ही आपको फुल पेपर समझ के, फाइनल पेपर समझ के उसे सॉल्व करना है। और ये एक बार नहीं, ये आपको बार-बार रिपीट करना है, सो दैट आप जब फाइनल एग्जाम में अपीयर करेंगे, व्हेन यू आर गोइंग टू टेक द फाइनल एग्जाम, आपको ये फील नहीं होगा कि दिस इज समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, दिस इज समथिंग ऑकवर्ड। ऐसा नहीं है, क्योंकि आप उससे पहले प्रैक्टिस कर चुके होंगे। तो स्टूडेंट्स, कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? एग्जाम से 2 दिन पहले मान के चलिए परसों एग्जाम है या कल एग्जाम है या अभी मैं एग्जाम हॉल में जा रहा हूं, कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? कॉन्फिडेंस तभी आ पाएगा जब आप एग्जाम से 40 डेज या 30 डेज पहले अपने प्रिपरेशन को चैनलाइज करें, स्ट्रेटेजिकली आगे बढ़े। एग्जाम से 2 दिन पहले ऐसा ना हो, ये चैप्टर हमने पढ़ लिया लेकिन ये छोड़ दिया, ये सब्जेक्ट हमने पढ़ लिया, ये सब्जेक्ट वीक रह गया, दैट इज नॉट द वे। इसलिए व्हाट आई शुड सजेस्ट यू कि अभी से आप प्लान कीजिए, हर दिन आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, इक्वल टाइम आपको असाइन करना है और थ्योरी पढ़ना है, उसके साथ साथ आपको क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना है। तब जाके आप जब एग्जाम हॉल में एंटर करेंगे, उससे पहले आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। एक एग्जांपल दे रहा हूं, 30 दिन आपने हर दिन 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं फिजिक्स के, तो 30 into 40 आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितने हजारों क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन हो जाते हैं, 1000 प्लस क्वेश्चन हो जाते हैं, 1200 क्वेश्चन होते हैं। तो जब एग्जाम से 2 दिन पहले आपको फील होगा, नहीं हमने तो प्रीवियस सारे 20 इयर्स के पेपर सॉल्व किए हैं, हमने इतने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए हैं, दैट मींस हमारा रिवीजन, हमने वो भी देखा है जो क्वेश्चन हमसे नहीं बन पाए, उसके कंसर्न थ्योरी क्या है, हमने उन क्वेश्चंस को भी मार्क किया है जो क्वेश्चन हमें बड़े टफ लगे, उसे हमने 2 बार किया है प्रैक्टिस,
3 बार किया है प्रैक्टिस, तो आपको एक इंटरनली कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप होगा, तब जाके आप एग्जाम में बहुत अच्छा कर पाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा। माइंड फ्रेम यानी आपका कॉन्फिडेंस लेवल एग्जाम टाइम में बहुत हाई होना जरूरी है। उसके लिए जैसे मैंने कहा कि स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, बिना स्ट्रेटेजी आपको कॉन्फिडेंस नहीं मिल सकता है। तो स्टूडेंट्स, मेरा फाइनली ये कहना है कि लास्ट के जो 40 डेज है, लास्ट के जो 30 डेज है, इन दिनों में अपने प्रिपरेशन को आप प्रॉपरली चैनलाइज कीजिए, स्ट्रीमलाइन हो जाइए, और आपको जैसे मैंने बार बार कहा कि आपको मिनिमम 6 आवर्स पढ़ना चाहिए। आप चाहो तो उसको 9 आवर्स 12 आवर्स भी कर सकते हो, जितना आप टाइम डेडिकेट करना चाहते हो। और स्टडी आवर्स को आपको पार्ट पार्ट में डिवाइड करके रखना है। 1.5 घंटे फोकस होकर आपने पढ़ाई कर लिया, 2 घंटे आपने फोकस होकर पढ़ाई कर लिया, बीच में आधे घंटे का आपने स्लॉट रखा। ऐसा नहीं कि 3 घंटे आप किताब लेके बैठे हो या 4 घंटे से आप क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हो, माइंड फैटिग हो जाएगा। ऐसा नहीं है। आप अपने रिवीजन स्ट्रेटेजी को प्रॉपर टाइम जोन में डिवाइड करके प्रॉपर हाफ एन आवर के ब्रेक लेकर आप जरूर इस तरीके से रखिए, तब आप एग्जाम में बहुत अच्छा कर पाएंगे। विद दिस आई शुड कंक्लूड। थैंक यू वेरी मच। So that's a very wonderful session. So now the floor is open for the question and answer round, and already able to see that couple of questions are coming up. So start typing your question and the sir will answer them. So sir, we already have a couple of questions. I'm just asking you. So sir, the first question is from Kishore, and he wants to know what will be the NEET cutoff marks in 2020 and the score should I score to get admission in Delhi College? Sir, are you able to hear us? We're just taking a couple of more minutes and we will answer your questions. Brahma sir, there's a first question over there. Yes, please. Yeah, so the first question is from Kishore, and he wants to know what will be the NEET cutoff marks in 2020 and what are the scores should I score to get admission in Delhi colleges? Well, Kishore, paper we have not seen till date. Like you can assume that the paper level is as usual. Like you can compare last 2 years papers. So if you want to get admission into very good medical college, you are supposed to score more than 650 marks. So there's a second question, and it's for what are the best books for NEET exam? Well, for NEET examination, if you are aspirant of 2020 in the last mode of preparation, I should suggest you, first of all, as I told in the seminar, that last 60 days or last 45 days revision strategies are very important. And most importantly, whether you are solving the chapter-wise papers or not. For chapter-wise paper, the book should be authentic and it should be chapter-wise. Like in a paper, you cannot pick up the questions individually. So it should be arranged in a manner like if you are taking a chapter and revising a chapter, all the questions from last 20 years has to be appeared there. So I should suggest for a good publisher like Wiley Publisher, you can take that book, because other publishers are also there in books in the market, but they are not too much authentic. Some questions are like answers are wrong given, you may get confused. So I should suggest the chapter wise book from Wiley Publication, and most importantly the acing NEET for in last 30 days. That book from Wiley Publication is very crucial and it will be very helpful to you. So there's another question from Arbaz, and he wants to know how do I prepare for the NEET? So if I want to score 650 plus, I'm going to appear for the NEET exam in 2020. Well, if you want to score more than 650 marks, you have to first of all retrench your negative marks. All right. In a paper like out of 720 marks, if you wish to score 650, so start planning that you are like retrenching your negative marking. All right. Suppose you are taking physics paper out of 180, so you have to score 180.
Well, by mistake, like from 2 or 3 questions, you may dip down to 160. So your strategy should be always like in physics, chemistry should be 160 plus, and biology should be scored 340 around. More and more you practice you need, and you have to gauge yourself by monitoring yourself, like regular practice and say time bound practice. I should suggest that. So, sir, there's another question from Navya, and it has written that how to cope up with anxiety. I'm in 12th and I feel that I've forgotten the 11th syllabus. See, nothing to get like tensed. You have to make a plan. Even suppose exam is 7 days away. Well, 7 days is in your hand. So how to manage yourself, like how to make it properly. See, you cannot study for 30 hours. You cannot study for 15 hours. So if you plan, I have to study for 6 hours. So just focus on it. So don't get panicky or get tensed. You have to, first of all, if you have a strategy in hand, you don't have to bother about it. You make a strategy for a day, whether you did that. And one honest thing I should tell you, when you make plan for 100%, 100% is never achievable. If you make a plan for 100%, well, if you are success up to 80% and failure up to 20%, that is also good, because if you don't make plans, you couldn't have done anything. So keep scheduling yourself, like make strategies and follow those strategies, stick to the strategies. That I should suggest you. So, sir, and there are a couple of questions regarding the marks only. So, what will be the predicted cutoff for the AIMS New Delhi score? And what will be the safest score to get into a government medical college for NEET 2020? So for AIMS Delhi, it is a dream of every NEET aspirant. So as NEET and AIMS exam coalesce together this year. So out of 720, I should suggest students should score more than 680, because the creamy layer should go into the prestigious medical colleges like AIMS Delhi. So one should aim for at least more than 680 marks or 670 marks. As far as the previous year, like last year's paper is concerned. Now, I think that this year paper may be quite tough compared to previous one to retrace the scoring the limiting marks. So maybe physics paper is quite a bit difficult this year compared to the previous one. So again, I should suggest targeting less than 660 won't give you seat in AIMS Delhi. So if you are wishing for AIMS Delhi, you have to have that 670 plus zone. And to get a good medical college, it depends on which state you belong. Like in Rajasthan and Delhi, these states, the competition is very high. But if you belong to Odisha, if you belong to West Bengal, state-wise, like from Rajasthan, I should tell you, 580 marks is a good mark to get into government medical college. But for other states, it is less than that. So, sir, there's another question from Mehir, and he wants to know how many questions one should solve in physics in the remaining time to get good marks in the NEET. Well, first of all, you have to decide whether you are the way you are attending the paper. If you are going to attempt physics last, so I should suggest you to keep at least 50 minutes or 1 hour for that. Now, after completion of your biology and chemistry paper, you should not keep 35 minutes for physics, because if you keep 35 minutes for physics, you won't be able to solve 35 questions. So I should suggest, if you are good at biology, first attempt biology, then you go for chemistry, because as usually for students, these two are mark fetching subjects. And for last, if you're taking physics paper last, but at least you should keep 1 hour time. And in 1 hour time, as I told you in the seminar, that 35 questions is in your hand. If you revise all the formulae properly, if you have gone through all the previous year paper, 35 marks is easy to crack. That I should suggest you. 35 should be your at least aim. Next, please. So sir, there's another question from Navya. Yes. And I personally found that doing the paper in order, biology, then chemistry, then physics, works for me. Some people say you should start with physics first. So what is the best strategy to solve the NEET exam? See, if you're very good at physics, then you can take that risk.
you can start with physics. I have seen many topper students, they love to solve physics questions. They love to do all the things related to physics. So they always start with physics. But for ordinary student or even more than average student, if you are usually students, more than 90% students are good at biology. So I should always suggest go for biology first, but don't finish up biology in 35 or 40 minutes. Give proper time, like at least give 45 to 50 minutes time, then go for chemistry for 1 hour. And last, in the physics, if you are comparatively weak in physics, you must keep yourself ready for 1 hour plus time, like 70 minutes time for physics. You can, if you are not very much strong in physics, I should suggest the best way, the buffering physics between biology and chemistry is the best way, but keeping a track of time. See, I always advise students that if students usually are very strong in biology, so first of all, finish up the paper of biology for 45 minutes. All right, then go for physics, but keep watching your clock. All right, physics, 1 hour, 10 minutes, close physics, then swiftly shift to chemistry and go for chemistry. So keeping physics at the middle will be the best solution. But remember, if you are taking physics at last, you must keep yourself ready for 1 hour and more than 1 hour time. That is my advice. So, sir, there's another question. Any specific tips for the students who just got into the 12th class? Pardon, please. I'm not. Yeah. Getting. So, sir, there's any specific tips for students who have just gotten into the 12th class as they're going to appear in the NEET exam for the next year? Well, definitely, if you are just a fresher and like you have entered into class 12, you should read current topics very thoroughly, like conceptually. Don't make those mistakes you made in class 12, class 11, previous year syllabus. Like in class 11, they don't take physics too seriously. They go with the biology and chemistry in a smooth manner. But for class 12, just entering student, I should suggest be sincere at physics. All right, go through all the formula, all the concepts, and take some time to the mistakes, to remove those mistakes made in class 11. So be sincere, because class 12 syllabus is very comparatively very easy compared to that of class 11 syllabus. So don't worry and be happy, like class 12 syllabus in physics is very easy compared to that of class 11 syllabus. So keep track of that. All right, that is my advice. So, sir, there's another question from Mihir. He wants to know that how to keep ourselves motivated since NEET exams are now delayed too much. See, you have to keep motivated yourself, like give a small task, like make a weekly plan. I have to like study 6 hours a day. And whether you are studying for 6 hours or not, well, you made a plan for 6 hours, and what to study in the 6 hours, you decide in the previous night. All right. Now see, if you make some plan, like I should solve 60 questions overall, and I should go some theory of physics, chemistry, biology in 6 hours overall time. And if you are able to complete, your plan is successful up to 80%, that is the small success. All right. So stepwise small success will lead to the huge success, and it will give you a lofty height. That is my advice. So there's another question from Nidhi, and she wants to know, should we try questions from JEE Mains and Advanced for Physics and Chemistry so that we got those few 4 or 5 difficult questions easily? It's very true that first of all, you have to go through all the formula. Basic theory has to be understood. Once go through NCERT, and after solving the previous year paper of NEET or AIIMS, all right, then for like cracking those 6 or 7 conceptual questions, or I can say out of 45, you will get 2 or 3 tough questions. Those to tackle those questions, yes, it's very good. I think you are a very good student, like you wish to score more than 40 questions out of 45. So for such students who are already more than average level, so it is better to go with the question of to deal with the question of like JEE Mains and to some extent advanced questions. All right, that is my advice. So there's another question. Any extra book required for the biology theory? I've heard that NCERT is good enough for theory exams. See, NCERT is the basic book for all theories, but going through theories and underlining them, but how to manage the objective questions.
I have seen in Wiley publication, there is a very good book, as I discussed with my like colleagues, and as I had taken opinion from the great teachers of biology, there is a one book that is Objective Biology by Himanshu Agrawal sir. That is a, like you can say, Bible of everything. See, NCERT reading is very good. You imbibe all the theory in NCERT, but you have to practice. My child, you have to practice more and more question. So the twist and turn from those theories you have to tackle. So I strongly recommend, and as suggested, see, I don't know too much biology, but I have discussed with many biology experts. The book from Wiley publication, Himanshu Agrawal sir's book is a miracle. You can say it's Bible of everything. You should go for it. You should purchase, you should go for it, that Himanshu Agrawal sir's book. So sir, there's another question. So Arbas wants to know, sir, is question repeated in NEET exam? Yes, if I investigate in the previous year's question, I remember there some questions repeats. Like I remember one question that say a rod is kept horizontal. All right. Now, if you're releasing that, what is initial angular acceleration? In the previous 10 years, I have seen that question has been repeated 3 times. And there is a very common question I remember in my mind, that torque is given, moment of inertia given, and alpha you have to find the stopping time. That's a very common question. Yes, you can say there are some questions which are very conceptual. They frequently repeat in NEET examination. I have seen that. So one should go through at least 10 years or like 20 years of NEET or AIPMT or NEET, the EMS questions. And I should suggest a very good book like previous year paper from Wiley publication. See, when we are solving a previous year questions chapter wise, the publisher, the book should be very authentic. As Wiley publication books are like miracles, like errorless and very good conceptual authentic books. So chapter wise previous year paper is absolute must for NEET aspirants. I should suggest that. So sir, there's another question from Kanupriya. And she said that I'm in 12th right now. I want to know that how to manage both 11th and 12th course together. Pardon, please repeat the question. Yeah. So Kanupriya wants to know that I'm in 12th right now. I want to know that how to manage both the 11th and 12th syllabus together. Very good. Well, when you are entering into class 12, so you have to first of all study electrostatics, and then you have to go for electrostatic potential like chapter wise. Like in physics, I'm giving you an example. Similarly, in chemistry, you have chapter hierarchies. So you just plan yourself. Like in the first month, say from May to June and June to July, you have to select yourself this chapter. Let me give you an example. You are studying physics and you have started studying electrostatic, but you have planned that till 15th of June, I am going to finish up a chapter that is oscillation of wave from class 11. All right. So you have to keep yourself in tune by scheduling those things. You have to manage yourself. Like 1 month time you give, and you have to make your mind that within this month, see, 1 month is a huge interval. All right. Within this month, you have to finish up this one. Like I am giving an example. Say within 15 June, I am going to take all these chapters from class 12, that is current topic, and I am going to revise one of the parts from class 11, say oscillation and waves. So this is the way. Every month you make a plan and try to complete your class 12 syllabus around 30th of November. And once you have gone through this class 12 syllabus, and already, as I told you, the revision plan, you have also gone through the class 11 syllabus. And after that, you can revise from November to February. You can revise as a combination this class 11th and 12th syllabus. That I should suggest. That is my advice. Yes, please. Next. So sir, there's another question from Nidhi, that will the NEET 2021 exam will be conducted at the same time as every year, or will it be in June or July? Pardon, please. I think she's asking about NEET 2021 and the next year. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, so exam will be held at the same time, like in April or May, or like it will be further there, like this year in June or July?
I think it will be. What I remember in 1997, we had a IIT-JEE paper leak. All right. In May, we have appeared IIT-JEE paper, and the paper was leaked, and it is reorganized, rearranged, reconducted in the last month of July, and a result came out on 20th August. But next to that, in IIT-JEE 1998 was in the regular date. So this year there is some delay. Suppose 26 July is the date for your NEET 2020, but I think NEET 2021 will be something same, something around first week of May. That will not be shifted. That is my advice, what I predict. So sir, there's another question, and one person wants to know that can he watch your more videos online for preparation for NEET exam? Yes, definitely. You go to YouTube and just type my name Indranil Brahma. You will get many links, and I give lectures like mainly I teach students how to tackle the conceptual part of physics. You just go to YouTube and type my name Indranil Brahma. Indranil Brahma. You just type. You can come to me, and you will be linked to me, and you can see my videos. That is my advice. So sir, there's another question. What are your thoughts that NEET exam can be further postponed after 26th of July? See, it may be like the condition of COVID. If it grows like anything, like if we find it is exponentially growing, no one wishes that. Everyone wishes, everyone prays that it should be settled down. Like if it aggravates, if situation aggravates, like in the month of June or July, the cases in India is reaching in lakhs. So government has to decide. So we cannot put lakhs of students together and sit in the examination and spread the COVID virus. It may happen, but it depends on the situation in the month of June and July. What is the condition for COVID cases? If it settles down, it's okay. But if it grows exponentially, then we have to wait. We have to have the postponed date. That I should suggest. So people are asking that Wiley books are available as ebooks. Yes, the Wiley books are available as an ebook on Amazon Kindle. You can go out there and purchase that. Even you can, if you want to purchase the ebooks, they're available on the Pedagogy app. It's a platform in which you can practice the question for an online assignment platform. So sir, there's a last question which I'm able to see. Yes, as we just add over time. So what will be a year-round calendar, like when to study textbooks, problem book, and solve previous year papers for the NEET exams? See, I'm giving you 1 year plan. See, if you are in class 12, say you are going to take the NEET 2021. First of all, you finish a chapter. Like if you finish electrostatic, if you finish capacitance chapter wise, you are studying like theory first. First of all, theory, and then write every formula from that chapter by your own handwriting in a paper, practice them. Okay, then go for previous year paper. This is the way. It is not like that you have finished the whole syllabus theoretically, then you have started solving one by one questions. So in a chapter wise you have to move. First you finish one chapter like electrostatic, theory first, then all the formula has to be memorized, has to be understood, every concept has to be understood, and then go for simple level questions, and then go for the previous year paper of NEET. These are the steps. Yes, please. Yeah. So sir, just a question from my side. What will be your email ID that person can contact you for further questions are there? Yes, I have given you email ID, that is ibrahma19@gmail.com. That is my email ID, ibrahma19@gmail.com. For further communication, anyone can contact me in that email number. So Sanjay, just ahead of the time. So thanks sir for giving out your thoughts and the time for this webinar and sharing the best knowledge. Most welcome, guys. Thank you so much. It's nice. It's privilege. Yeah. It's privilege to me. Thank you very much. Thanks, sir, and we are hoping to see you again for the webinar. Sure. Thank you, sir.